हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी आज के लेक्चर में हम हमारी जो जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसे कंटिन्यू करेंगे। यानी दिस इज योर पार्ट सेकेंड ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या स्टडी करा था? फर्स्ट पार्ट में हमने पहले कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटेलिक प्रॉपर्टीज को नोटिस करा था, उसके बाद हमने उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को नोटिस करा था, उसके ट्रेंड को ऑब्जर्व करा था। फिर हमने फिर उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को डिस्कस करा था। देन वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस। और अब हम उसके बाद के प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम वर्ड को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, आयनाइजेशन एंड एंथैल्पीज। तो आयनाइजेशन और एंथैल्पी को अगर हम अलग अलग समझ जाएंगे तो हमारे पास इसको कंबाइंड फॉर्म में समझना आसान हो जाएगा। तो जब हम आयनाइजेशन की बात करते हैं, आयनाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। आयनाइजेशन देखो आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, आयनाइज करना किसी चीज को। और आयनाइज करने का क्या मतलब होता है कि कोई भी आपने एटम कंसिडर करा है उसको आयनाइज करने का मतलब है उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है। अब आप बोलोगे कि मैम आयनाइजेशन तो आयनाइज तो पॉजिटिव आयंस में भी हो सकता है, नेगेटिव आयंस में भी हो सकता है, क्योंकि आयनाइजेशन का क्या मतलब होता है, आयंस में कन्वर्ट करना। और आयंस तो हमारे पास दो टाइप के हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव आयन और दूसरा हमारे पास नेगेटिव आयन। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस में कन्वर्ट करना है? तो जब आप आयनाइजेशन की बात करते हो तो उसमें हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन। और जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तब हम नेगेटिव की बात करते हैं, क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रॉन को गेन करवाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन से प्रोसेस से क्या बनेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है, और आयनाइजेशन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है। सो आयनाइजेशन वर्ड का मतलब समझ में आया? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। और जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो एंथैल्पी क्या होगा? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों ही वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वर्ड आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होगा हमारे पास? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। क्योंकि हम जब यहाँ पर आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, किसी एटम को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेटल M है जिसको आपको आयनाइज करना है। आयनाइज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, आपके पास उस मेटल के ऊपर चार्ज आ गया +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को फॉर्म करने के लिए, इस मेटल को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे आप यहाँ पर ΔH I0 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पीज का जनरल ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ये जनरल ट्रेंड ऑलरेडी हम अपनी क्लास 11 की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में समझ चुके हैं। सो ये जो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जिसपे हमने देखा कि अगर हम इसको जनरली ऑब्जर्व करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारा डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रही है। अब इसका क्या रीजन है? इसमें सबसे पहले हम एटॉमिक साइज के साथ कंपैरिजन करते हैं। क्या होता है देखो, जैसे जैसे हम किसी एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। यानी यहाँ आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हमें रिमूव करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम किसी एटॉमिक साइज की बात करेंगे, जितना बड़ा आपका एटम का साइज होगा उतना ही ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो कम लगेगा। तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप यानी ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। शेल्स के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, पहले एक शेल था उसमें एटम में, फिर उसमें 2 शेल्स हो गए, फिर उसमें 3 शेल्स हो गए। इसी तरीके से जैसे जैसे हम नीचे एलिमेंट्स की तरफ आएंगे हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उससे हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि उसे उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा दूर उतनी कम फोर्स लगेगी न्यूक्लियस की। और वहीं अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में क्या होता है, जब भी हम किसी पीरियड की बात करते हैं तो वहां पर हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास उसमें एटॉमिक नंबर में तो इंक्रीज शो करते हैं,
लेकिन हमारे पास एज सच कोई शेल्स में इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि उसी शेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ कोई एटम है जिसके पास यहाँ आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाओगे जो उसके नेक्स्ट हमारे ग्रुप में होगा सेम पीरियड में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सेम हमारे शेल में। सिमिलरली नेक्स्ट में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सेम शेल में। इसी तरीके से वो आगे मूव करता जाएगा, जिसका क्या मतलब है कि यहाँ हमारे जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं बट हमारे शेल्स सेम रह रहे हैं, जिस वजह से आपका जो ये न्यूक्लियस का चार्ज है ये हमारा इंक्रीज कर जाता है। और ये जो हमारा न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसे हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। सो इसका आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑब्जर्व होता है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। सो ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है। इसी वजह से हमें यहाँ पर जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं अलॉन्ग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें इंक्रीज होती हुई ऑब्जर्व होती है। सो ये हमारे पास जनरल ट्रेंड था आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ आपके एटॉमिक साइज पर डिपेंड नहीं करती, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करती है। और वो कैसे डिपेंड करती है उसे अभी हम स्टडी करेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 3 तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन को डिवाइड करते थे। एक होती है आपकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है आपकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और एक होती है आपकी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हम यहाँ पर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारी जो नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो हमारे पास एक डी ऑर्बिटल है, उस डी ऑर्बिटल के अंदर हमें पता है कि हम 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर D1, D2, D3 ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस कंसिडर करी हैं, D7, D8, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है ये कॉन्फ़िगरेशंस है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर D5 कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट कर ली, अगर मैंने ये हम इंक्लूड करी है, तो ये जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है ये है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि टोटल 10 आ सकते हैं, उसमें से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इसकी पास स्टेबिलिटी है। और वहीं अगर मैं D10 कॉन्फ़िगरेशन शो करूंगी तो D10 कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर करने पर मेरे पास यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि मेरे ऑर्बिटल सारे के सारे फिल्ड हैं, विच मीन्स इट इज़ अ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर मेरे पास भी एक स्टेबिलिटी आ रही है। ऐसे ही जब हम D0 को भी ऑब्जर्व करते हैं तो ये भी मेरे पास एक स्टेबल स्टेट होती है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर रिमूव करने के बाद वो D0 यानी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करोगे तो या तो वो हाफ फिल्ड होगा या फुल्ली फिल्ड होगा या प्रॉपर एम्प्टी होगा। जब इस तरीके की आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व होगी तब आप उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलोगे कि इट इज़ अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे ये डी के साथ है, सिमिलर इज विद एस सबशेल, पी सबशेल एंड एफ सबशेल। यहाँ मैंने डी इस वजह से कंसिडर करा है क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं और इन्हीं को आगे यूज करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करते हुए। अब ये तो था हमारा एक जनरल ट्रेंड, बट जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते हुए ही बोला था कि यहाँ पर हमें बहुत सारी एक्सेप्शंस ऑब्जर्व होंगी, जिसका मतलब है कि ये जनरल ट्रेंड तो आपको फॉलो होता हुआ ऑब्जर्व नहीं होगा इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पर क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा है, कैसा चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, उसे हम नोटिस करेंगे अभी आने वाले टाइम में। नाउ लेट्स डिस्कस द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने यहाँ पर 3D सीरीज कंसिडर करी है और एक हमारे पास लास्ट ग्रुप हमने कंसिडर करा है जिंक एलिमेंट्स का। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, और जिंक का हमने ग्रुप कंसिडर करा है जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब ये जब हम इस सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं तो ये आपके पास सीरीज अलॉन्ग द पीरियड, सेम पीरियड की हमारे पास ये सीरीज हो रही है, डाउन द ग्रुप हम मूव हो रहे हैं सेम ग्रुप में। सो यहाँ पर हमारे पास क्या ट्रेंड होना चाहिए जनरल, अगर हम देखें तो कि हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है जनरली वो अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करना चाहिए। सो स्कैंडियम से जिंक की तरफ जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक जो हमारे पास यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करनी चाहिए। और वहीं अगर हम जिंक से मरकरी की तरफ डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए। तो क्या ये ट्रेंड हमारा जो जनरल ट्रेंड है वो फॉलो होता है? अब यहाँ पर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो ट्रेंड फॉलो तो होगा बट इरेगुलरिटीज होंगी, बीच बीच में हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं, टाइटेनियम और वेनेडियम में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, आयरन, कोबाल्ट, निकल में एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर इनके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। अब इन एक्सेप्शन का रीजन क्या है? तो सबसे पहले तो आप एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट में किसी एक्सेप्शन की बात करेंगे ना तो उस एक्सेप्शन का रीजन कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा होगा,
क्योंकि जब भी हम किसी एक्सेप्शन की बात करते हैं या तो उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही आती हैं। सो इसका मतलब है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अच्छे से समझ लिया तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। सो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही पूरे चैप्टर में डील करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो जिंक, स्कैंडियम से जिंक तक हम एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं, हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करनी चाहिए। बट जब हम यहाँ टाइटेनियम और वेनेडियम की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज होने की जगह हमें यहाँ डिक्रीज ऑब्जर्व हो रहा है। वहीं जब हम आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इंक्रीज होने की जगह हमें डिक्रीज ऑब्जर्व हो रहा है। इसका क्या रीज़न है? सो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? टाइटेनियम से वेनेडियम की तरफ मूव करते हुए इंक्रीज होना चाहिए था बट डिक्रीज ऑब्जर्व हो रहा है। सिमिलरली आयरन, कोबाल्ट, निकल के आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी ये ऑब्जर्वेशन मिलनी चाहिए थी। जैसे जैसे आयरन से निकल की तरफ मूव कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए थी बट वो डिक्रीज हो रही है। सो इन सब में हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है? एक्सेप्शन ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसका क्या रीजन है वो हमें डिस्कस करना है। सो वन बाय वन सारे एलिमेंट्स के एक्सेप्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइटेनियम और वेनेडियम से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि हमारे पास हर एक एक्सेप्शन का रीजन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर भी हम टाइटेनियम और वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप देखो, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d2 4s2, 3d3 4s3 या 4s2। यहाँ पर हमारे पास ये मैंने लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रिप्रेजेंट करी हुई है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जब हम टाइटेनियम और वेनेडियम की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। एक्सचेंज करते रहने का मतलब है कि यहाँ एनर्जी गैप थोड़ा कम रहता है इनके बीच में, जिस वजह से हमारे पास 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन्स में आपस में मिक्सिंग होती रहती है। 4s के इलेक्ट्रॉन्स 3d में शिफ्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स इतने लूज फॉर्म में है कि वो अपनी मिक्सिंग करते रहते हैं, ऑर्बिट्स में शिफ्टिंग करते रहते हैं। तो अगर इस तरीके से हमें कहीं शिफ्टिंग ऑब्जर्व हो रही है तो उसको रिमूव करना आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि मान लो एक बस है जिसमें एक बच्चा जो एक सीट से दूसरी सीट पर फटाफट मूव कर रहा है। अब वहां पर कुछ बंदे खड़े हैं, उनको सीट्स चाहिए। अब वो दो सीट्स को पकड़ के खड़ा है कि ये सीट भी मेरी है, वो सीट भी मेरी है। एक बार उस पर जा रहा है, एक बार उस पर जा रहा है। और वहीं एक दूसरा बच्चा है जिसने एक सीट अपनी पकड़ के रखी हुई है। इसका क्या मतलब है कि जब जिस बच्चे ने अपनी सीट पकड़ के रखी हुई है उसको तो हटाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं ये तो हटेगा ही नहीं, इसको हटाना है तो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसको समझाना पड़ेगा कि बच्चा खड़ा हो जा, मेरे को बैठ जाने दे। वहीं अगर हम दूसरे बच्चे की बात करें, जब वो शिफ्टिंग कर रहा होगा कोई फटाफट जाके उसकी सीट ले लेगा। एक सीट से जब वो दूसरी सीट की तरफ शिफ्ट कर रहा होगा वो सीट चली जाएगी, और उस सीट से जब वो दूसरी सीट की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा फिर से वो सीट चली जाएगी। इसका क्या मतलब है कि उस बच्चे को उसकी सीट से रिमूव करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि वो अपनी सीट्स के बीच में शिफ्टिंग कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने ऑर्बिट्स में शिफ्टिंग शो कर रहे हैं, एस से डी में आ रहे हैं। तो वो ऑलरेडी लूजली हेल्ड है, वहां पर ऑर्बिट के अंदर ही वो फिक्स नहीं है, वो ऑर्बिट में ही मूव करते रहे। तो इसका मतलब क्या है कि उसको रिमूव करना थोड़ा सा ईजी है बाकी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स के अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमारे पास रीजन है फर्स्ट एक्सेप्शन का, जो है टाइटेनियम और वेनेडियम का एक्सेप्शन। इसी वजह से हमें यहाँ पर टाइटेनियम से वेनेडियम की तरफ मूव करते हुए एक आयनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज की जगह डिक्रीज ऑब्जर्व होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस। अब यहाँ पर हमें आयरन, कोबाल्ट और निकल में एक्सेप्शन ऑब्जर्व हो रहा है। और ये एक्सेप्शन हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जब हम आयरन से निकल की तरफ मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए थी बट डिक्रीज हो रही है। उसका रीजन भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। देखो, जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है? एक ही चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। बस इसी के पीछे आपका आंसर है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। हमें डी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे पास? डी इलेक्ट्रॉन्स हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डी सबशेल में प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर ऐसा स्पेशल केस क्या है? जब हम डी इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास वो न्यूक्लियस के चार्ज को कितना ज्यादा होल्ड कर सकता है आउटरमोस्ट शेल तक पहुंचने से। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास क्या है? शेल्स हैं। अब इस शेल में हमारे बीच बीच में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मान लो कि जो थर्ड शेल है ये एक आउटर मोस्ट शेल है। न्यूक्लियस अपना फोर्स लगाता है सारे शेल्स के ऊपर।
सो न्यूक्लियस का जो फोर्स है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर वो कितना पहुंचेगा, वो डिपेंड करता है कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस शेल के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स एस या पी सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो न्यूक्लियस का बाहर तक फोर्स काफी कम पहुंचता है। लेकिन अगर वहीं जो हमारे अंदर वाले शेल्स हैं ये डी और एफ होंगे तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है बाहर तक काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जब हम इसके स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं वो एस और पी में ज्यादा होता है, डी और एफ में कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है हमारे पास एस में सबसे ज्यादा, फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट वही होता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की फोर्स को अपने तक रख लेते हैं, जिससे जो बाहर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल पे न्यूक्लियस के फोर्स का जो फैक्टर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज आपका जो स्क्रीनिंग है वो इंक्रीज कर रहा है। बट डी इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से सिर्फ स्क्रीनिंग ही इंक्रीज नहीं हो रही है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से आपका न्यूक्लियस का चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने का मतलब है कि जो इसकी फोर्स है न्यूक्लियस की वो भी इंक्रीज कर रही है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास दोनों चीजें इंक्रीज कर रही है, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई फैक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा, जिससे हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ इंक्रीज डिक्रीज क्यों, ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन मिल रही है। सो जब हम यहाँ पर 3d6 और 3d8 को कंपेयर करते हैं तो इस कंपैरिजन में देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में तो कम होगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीन कर पाएंगे न्यूक्लियस के फोर्स को। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स जब प्रेजेंट थे तो वो जिस फोर्स से न्यूक्लियस के फोर्स को रोक रहे थे, जो हमारे पास यहाँ इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा था वो काउंटर बैलेंस हो रहा था जेड इफेक्टिव से। यानी यहाँ पर आपको एक काउंटर बैलेंस ऑब्जर्वेशन मिल रही है, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट में काउंटर बैलेंस हो रहा है, इस वजह से हमें प्रॉपर इंक्रीज ही ऑब्जर्व हो रहा है ट्रेंड में आयरन के केस तक। लेकिन जैसे ही हम आयरन से आगे निकल तक मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज करने से आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है, और उसके डोमिनेट होने की वजह से आपका जो न्यूक्लियस का फोर्स है ये बाहर थोड़ा सा कम लगता है, जिस वजह से जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उन्हें रिमूव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसी वजह से हमें यहाँ पर जैसे आप आयरन से निकल की तरफ मूव करोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी कम रिक्वायर्ड होती है, ताकि हम उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। सो ये हमारे पास सेकेंड एक्सेप्शन का रीजन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड एक्सेप्शनल केस, जहां पर हम जिंक कैडमियम मरकरी की बात करेंगे। जिंक कैडमियम मरकरी के केस में आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज तो ऑब्जर्व होता है जो जनरली हो रहा है, बट ये जो हमारे पास इंक्रीज है ये काफी हाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हाइपोथेटिकली उसको कुछ वैल्यूज के साथ डील करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग आ रहे हो और जिंक की जो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड वो 10 to 12 के बीच में कहीं लाई करनी चाहिए, बट वो वैल्यू आपको 16-17 के आसपास मिल रही है या 18-19 के आसपास मिल रही है। सो 10 और 12 को अगर आप 18-19 से कंपेयर करोगे तो उसमें आपको काफी हाई वैल्यू मिल रही है, जिसका क्या रीजन हो सकता है वही हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो जिंक कैडमियम मरकरी आपकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करते हैं, वो भी वेरी हाई। अब इसका रीजन भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। सो यहाँ पर मैंने इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करी है, दैट इज N-1D10 NS2। यानी यहाँ जब हम जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वो है 3D10 4s2, कैडमियम के लिए 4D10 5s2 और मरकरी के लिए हमारे पास है 6D10 5s2। सो यहाँ पर ये जो हमारे पास तीनों के तीनों कॉन्फ़िगरेशंस है, तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे फुल्ली फिल्ड सबशेल्स आ रहे हैं। डी सबशेल भी फुली फिल्ड है, एस सबशेल भी फुली फिल्ड है, यानी ये अपनी बहुत स्टेबल स्टेट में है। और स्टेबल स्टेट का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी देने का मतलब है कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू काफी ज्यादा मिलेगी। और इसी वजह से हमें यहाँ जिंक कैडमियम मरकरी के केस में एक बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्जर्व होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सेप्शन इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमने जो एक्सेप्शंस के साथ डीलिंग करी है ये 3D सीरीज के साथ डील करा है मेनली, क्योंकि हम यहाँ पर 3D सीरीज को ही डिस्कस करेंगे। 4D और 5D में भी आपको सिमिलर ट्रेंड ऑब्जर्व होगा, बट यहाँ हमने 3D सीरीज को मेन कंसिडरेशन में क्यों लिया है, क्योंकि आपकी NCERT में 3D सीरीज के साथ ही डिस्कशन करा हुआ है। सो आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 3D सीरीज में से ही आएंगे। सो यहाँ पर हमने 3D सीरीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझा है, बट ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है कि जब आप मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस 1 पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसी तरीके से आप एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो। सो जब आप एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे सो वहां पर क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस करा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड को। इसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व होगा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में भी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज के केस में भी। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी एक आयनाइज एलिमेंट है जिसको आपको फर्दर आयनाइज करना है, यानी +1 स्टेट से +2 स्टेट में कन्वर्ट करना है बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को जब हम स्टडी करेंगे तो उसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है आपके पास, उस टेबल को जब आप ऑब्जर्व करोगे जो आपको स्क्रीन पर भी विजिबल होगी, उस टेबल में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि इस टेबल के अंदर जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज, और इंक्रीज भी हो रही है, हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट जब हम यहाँ क्रोमियम और कॉपर का केस कंसिडर करते हैं तो इन दोनों ही केसेस में हमें जो ये इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से नेक्स्ट वाली वैल्यूज से कम मिल रही है, बट बाकी सारी वैल्यूज में तो वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अब इसका क्या रीज़न है, अगेन अगर हम यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी के रीज़न की बात करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास रीज़न, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व करा, क्रोमियम एंड कॉपर हैव मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन यूजुअल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ऐसा क्या है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि क्रोमियम और कॉपर की जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमें यूजुअल से ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है। सो उसके लिए हम 1 बाय 1 दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम क्रोमियम की कंसिडर करते हैं। तो जब हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे इट इज़ 3d5 4s1। तो जब आप यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंसिडर करोगे विच मीन्स +1 चार्ज, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जो कि 4s इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा क्योंकि ये हमारे पास आउटर ऑर्बिटल है। तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी 3d5 4s0। अब यहाँ जब आप 3d5 को ऑब्जर्व करोगे तो 3d5 कैसी कन्फिग्रेशन है, एक स्टेबल कन्फिग्रेशन, क्योंकि ये क्या है, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। तो ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन जो स्टेबल कन्फिग्रेशन है, क्या ये अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ना चाहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बस में बैठे हुए हो और उस बस में आपको 2 सीट्स दिख रही हैं और दोनों एम्प्टी हैं। एक सीट तो आपकी थोड़ी स्टेबल सी सीट है जहाँ पर थोड़ा बीच में है, वहाँ बैठोगे तो आपको ऐसे झटके नहीं लगेंगे बस में, लेकिन एक सीट है लास्ट सीट। तो जब आप लास्ट सीट पर जाओगे तो आपको पता है कि वहां जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा झटके लगेंगे। तो आप कौन सी सीट को प्रेफर करोगे, आप यही प्रेफर करोगे ना कि मुझे बीच वाली सीट मिल जाए, और अगर आपको वो सीट मिल गई तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। अगर छोड़नी पड़ी तो बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मान लो कोई इतना एज्ड पर्सन आ गया जिसको वो सीट देनी ही पड़ेगी तो आपको उठ के जाना पड़ेगा। तो सेम केस यहाँ क्रोमियम के साथ हो रहा है। 3d5 वाली जो कन्फिग्रेशन है ये इसकी स्टेबल सीट है कि इसको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैंने इसको छोड़ के किसी और सीट पर चला गया तो वो मेरी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा, मुझे झटके मिलेंगे, मैं फिर अनस्टेबिलिटी में इधर उधर घूमता रहूंगा और स्टेबिलिटी ढूंढता रहूंगा और उसके चक्कर में मुझे रिएक्शन करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम जब क्रोमियम की +2 स्टेट पर जाते हैं, यानी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की जब हम बात करेंगे तो वो 3d5 से 3d4 कन्फिग्रेशन में हो जाता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन आपकी 3d सबशेल से रिमूव होगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें अनस्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट ऑब्जर्व हो रही है। तो यहाँ स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से हमें यहाँ पर यूजुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्जर्व होती है। सेम केस आपको कॉपर के साथ भी दिखेगा, क्योंकि जब हम यहाँ कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिख रहा है 3d10 4s1। तो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, 4s0 आ गया। बट अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल 3d10 में से हो रहा है। अब 3d10 में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है। अगेन उसके पास एक स्टेबल सीट मिल गई है उसे, तो वो क्यों छोड़ेगा अपनी सीट को। अगर उसे वो सीट छोड़नी है तो उसको हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगेन यहाँ पर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, यूजुअल से ज्यादा दोगे तभी वो एनर्जी अपनी यूज करके उसको फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपनी स्टेबल सीट से अनस्टेबल सीट की तरफ चला जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा रीजन कि क्रोमियम और कॉपर हमें मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ऑब्जर्व करते हैं यूजुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी से। बट आप सबके माइंड में अभी भी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम यहाँ जो आपने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करा फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो आपने 4s1 कन्फिग्रेशन में से करा है, जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन बोलनी चाहिए क्योंकि 4s1 कन्फिग्रेशन हमारी हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है फॉर s ऑर्बिटल।
बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि s ऑर्बिटल के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो s2 हमारी फुल्ली फिल्ड होती है और s1 हाफ फिल्ड होती है। तो आपने यहाँ पर वो वाला फंडा क्यों नहीं लगाया कि यहाँ हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बल्कि यहाँ तो आपने फटाफट से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। देखो, अब जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कैसे नेचर के हैं? मेटेलिक नेचर के हैं, और मेटेलिक नेचर की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो जरूरी नहीं है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फैक्टर पर ही डिपेंड करेगी। 2 फैक्टर्स तो हमने स्टडी करे थे, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो फैक्टर स्टडी करने की कैपेबिलिटी अभी हम रखते हैं वो हमने स्टडी कर लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे और फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पर वो डिपेंड करती है। और आपका मेन तो यहाँ पर यही आ जाता है कि 4s1 जब हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है तो अभी न्यूट्रल स्टेट है। न्यूट्रल स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है थोड़ा सा, और उसके बाद अगर उसे स्टेबल ही मिल रही है स्टेट तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। उसको ये नहीं दिखता कि अगर मैं अपनी स्टेबिलिटी छोड़ूंगा तो दूसरी भी तो स्टेबल मिल रही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर दोबारा बस वाला एग्जाम्पल लेंगे, अब मान लो उस बस में 2 की जगह 3 सीट है, 3 सीट में 2 तो स्टेबल हैं, 2 बीच में और 1 लास्ट में है। तो अगर वो एक बीच वाली सीट पर बैठा हुआ है और कोई आ भी जाता है एज्ड पर्सन, तो वो फटाफट से उठ के दूसरी सीट पे चला जाएगा, तो बोलेगा कि मुझे तो दूसरी भी स्टेबल ही मिल रही है सीट, अच्छी सीट मिल रही है, तो मैं यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाता हूँ। तो सेम केस यहाँ पर हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इसको छोड़ भी देता हूँ तब भी मेरे पास स्टेबिलिटी ही आ रही है, बल्कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर एस वाली भी फुल्ली एम्प्टी वाली स्टेबिलिटी हो जाएगी और यहाँ डी वाली भी हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो इस वजह से मुझे तो स्टेबिलिटी मिल रही है, मैं तो चला से अपनी स्टेबिलिटी की तरफ। सो यही रीजन है हमारे पास कि हमें यूजुअल से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ऑब्जर्व होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट हमारे पास तो अभी एक स्टेप और है विच इज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो जब हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे उसमें क्या मतलब है कि +2 से +3 में कन्वर्ट करना है। अब यानी यहाँ +2 में से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है +3 के लिए। अब यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे और अगेन आप उसी टेबल को दोबारा ऑब्जर्व करोगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, तो उस टेबल में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, इंक्रीज हो रही है। बट जब हम मैंगनीज का केस ऑब्जर्व करते हैं तो मैंगनीज के केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो यूजुअल से ज्यादा दिख रही है फिर से। अब उसका क्या रीजन है? अगेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऐसा क्या स्पेशल है? जब हम यहाँ पर मैंगनीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी को चेक करते हैं तो इट इज वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आता है 3d5 4s2। तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करा 4s1 3d5, यानी हमारे पास एक स्टेबल स्टेट तो आ रही है बट उतनी स्टेबल नहीं है अभी। फिर एक और रिमूव करा 3d5 जो कि काफी स्टेबल स्टेट आ गई है। फिर इसमें से जब हम एक और रिमूव करेंगे तो उसके पास इतनी स्टेबल स्टेट है, वो छोड़ के 3d4 अनस्टेबल की तरफ क्यों जाएगा? इस वजह से यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी का मतलब है ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हो जाएगी। So this is the reason why manganese have very high ionization enthalpy value in case of third ionization enthalpies. अब अगर आप अपनी उसी टेबल को दोबारा ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जब हम यहाँ पर निकिल कॉपर जिंक को ऑब्जर्व करते हैं तो इस केस में भी हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू काफी ज्यादा मिल रही है, क्योंकि 3400 के आसपास, 3500 के आसपास और 3800 के आसपास आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू मिलने का मतलब है कि आप उसमें +3 स्टेट तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे। इतनी एनर्जी देने लगे अगर आप किसी एटम को, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के साथ साथ एटम भी टूटता दिखेगा आपको। तो इसका मतलब है कि हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो इतनी ईजिली कन्वर्ट नहीं होगा। तो विच मीन्स कि हमें यूजुअली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही ऑब्जर्वेशन मिलती है इन केस ऑफ निकिल कॉपर जिंक। अगर आप निकिल कॉपर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको ज्यादातर यहाँ पर +2 स्टेट्स ही मिलेंगी। अगर वहाँ +3 स्टेट कहीं ऑब्जर्व भी होती है तो वो बहुत अनस्टेबल होती है जो फटाफट +2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर +2 स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही ऑब्जर्व होती है। इसके फर्दर ऑब्जर्व करने जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमने इतना आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस कर लिया जिससे हमने इतने आयंस की फॉर्मेशन कर ली। अब ये आयंस की फॉर्मेशन जो हो रही है ये और कुछ नहीं, इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही तो आ रही हैं, क्योंकि एलिमेंट जब अपनी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है या गेन करता है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही तो शो करता है। सो अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको यूजुअली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व होती हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब है कि आपको एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व होती हैं इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट जब आप स्कैंडियम और जिंक को ऑब्जर्व करते हो तो उसमें आपको एक्सेप्शन मिलता है और वहां आपको एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व होती है। ऐसा क्यों?
अगेन द रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल विजिबल होगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए, जिसमें हमने 3D सीरीज कंसिडर करी है और उन 3D सीरीज की वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंसिडर करा हुआ है। अब जब आप इस टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि स्कैंडियम और जिंक को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स के पास एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसका मतलब है बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम एंड जिंक। अब इसका रीजन क्या है, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। देखो, जब हम यहाँ स्कैंडियम की बात करते हैं तो स्कैंडियम की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d1 4s2। सो जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपने ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, यानी 4s2 3d1 वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप रिमूव करोगे तो आप एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाओगे, विच इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर आर्गन। क्योंकि हमारे पास जो आर्गन है वो नोबल गैस है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर स्कैंडियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चला जाएगा। इस वजह से उसकी टेंडेंसी क्या रहती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। क्योंकि अगर वो +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से उसे वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जिस वजह से वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है और अपनी सीधी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसे ही जब हम जिंक को ऑब्जर्व करते हैं तो जिंक के केस में हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, आर्गन 3d10 4s2। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आपने +1 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और 4s1 हो जाएगी, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। फिर उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 3d10 आ जाएगी, विच इज अ फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर +2 स्टेट ऑब्जर्व करोगे जिसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हो, तो जिंक के केस में आपको आर्गन 3d10 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, जो कि काफ़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से हमारे पास जो जिंक और स्कैंडियम और जिंक है, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स हमें एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, विच इज +3 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। अब ये तो वो एलिमेंट्स है जो कि एक्सेप्शन है। अब हम एक नॉर्मल एलिमेंट भी कंसिडर करके देख लेते हैं कि वो हमें कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो उसके लिए हम टाइटेनियम का एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सो जब आप यहाँ पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, आर्गन 3d2 4s2, विच इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर टाइटेनियम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22। अब जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि ये +2 +3 और +4 ये तीनों की तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब इसका रीजन क्या है, देखो, जब आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, तो विच मीन्स यहाँ पर 4s0 और 3d2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल तो है नहीं पर एग्जिस्ट कर सकती है। फिर इसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो 3d1 हो जाएगी, फर्दर एक और रिमूव करेंगे तो 3d0 हो जाएगी, यानी उसके पास अब सिर्फ एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बच गई जो कि काफ़ी स्टेबल है। अब इसके फर्दर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से हमें टाइटेनियम जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब आप बोलोगे कि मैम स्कैंडियम का भी तो यही केस था, यहाँ पर भी तो हम एक एक दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते थे, 3d1 3d2 कॉन्फ़िगरेशन, 3d1 तो यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही है। बट आप ये भी तो देखो ना कि 3d1 के जस्ट बाद वाली हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो उसको अटेन करने की कोशिश करेगा या 3d1 को अटेन करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली वो स्टेबल की तरफ जाएगा। यहाँ 3d1 तक पहुंचने के लिए उसे पहले +2 क्रॉस करना पड़ेगा, फिर +3 और फिर वो नोबल पर जाएगा। इस वजह से उसने यहाँ पर बीच में ये 3d1 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ शो करी है। अब जैसे हमने यहाँ टाइटेनियम के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी है, आप किसी भी एलिमेंट के लिए इसी तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हो। अब जब दोबारा आप अपनी टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जब आप एक्सट्रीम पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हो तो वहां पर आपको क्या दिख रहा है, स्कैंडियम और जिंक में सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर उससे थोड़ा अंदर आओगे तो आपकी जो वेरिएबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाती है। पर जैसे ही आप टेबल के बीच में मिड वे पे पहुंचते हो, जहां पर आप क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन की बात करते हो, वहां आपको काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व होती हैं, विच मीन्स की जो वेरिएबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो मिडल ऑफ द एलिमेंट्स, जो हमारे पास सीरीज के मिडल एलिमेंट्स हैं, उनमें काफी ज्यादा वेरिएबिलिटी है। और उसका रीजन क्या है, अगेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d5 4s2। और जब हम इसकी टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो उस टेबल में हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रही हैं, हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि जो मैंगनीज है वो +2 +3 +4 +5 +6 और +7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब इसका क्या रीजन है, देखो, +2 शो करने के लिए उसने 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए,
जिससे उसके पास 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आई। फिर +3 के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, फिर +4 के लिए उसने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, फिर +5 के लिए फर्दर एक, +6 के लिए फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन, और +7 के लिए फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करा। यानी वो तब तक अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता जा रहा है जब तक उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव ना कर ली हो। जो मिडल वाले एलिमेंट्स हमारे पास पूरी सीरीज के अंदर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने की टेंडेंसी रखते हैं। यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमें यूजुअली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें जो मिडल एलिमेंट्स होते हैं सीरीज के अंदर वो और भी ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करते हैं। वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में होती है और प्लस वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ये +2 कॉन्फ़िगरेशन में और +7 कॉन्फ़िगरेशन में, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में स्टेबल है। बट अगर हम इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो +7 कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ पर उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। सिमिलरली जब हम टाइटेनियम की बात करेंगे तो यहाँ +4 कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बाकी अगर हम 2 कॉन्फ़िगरेशंस कंसिडर करते हैं उस केस में स्टेबिलिटी थोड़ी कम है, इस वजह से इसकी टेंडेंसी रहती है हायर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ शिफ्ट होने की। जब आप यहाँ पर इन कॉन्फ़िगरेशंस को ऑब्जर्व करें तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी टेंडेंसी रहती है टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। वहीं पर अगर हम यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इनका कंपैरिजन करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे की तरफ मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, तो हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर नंबर की ऑब्जर्व होती है। कि जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेट्स से पी ब्लॉक एलिमेंट में आपने किसी ग्रुप को कंसिडर करा, अब अगर वो ग्रुप में ऊपर की तरफ +3 स्टेट शो कर रहा है तो नीचे आते आते वो +1 स्टेट शो करने लगेगा। यानी +3 स्टेट में वो स्टेबिलिटी शो नहीं करेगा, वो +1 में शो करेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कोई ग्रुप कंसिडर करते हैं और उस ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूजुअली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो स्टेट होती है उसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो ये तो हमारा कंपैरिजन हो गया पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में। अब इस कंपैरिजन से आप क्या रिजल्ट शो कर सकते हो कि जब हम यहाँ रिएक्शंस की बात करेंगे तो रिएक्शंस के केस में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो 2 तरीके से रिएक्शंस शो कर सकते हैं। या तो वो ऑक्सीडेशन शो करते हैं या रिडक्शन शो करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब होता है? जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंसिडर करते हैं तो ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज अटेन करा जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद एक नेगेटिव चार्ज अटेन करा जाता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी +2 स्टेट में है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा तो वो +3 स्टेट में चला जाएगा और वहीं पर अगर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो वो +1 स्टेट में चला जाएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैंने क्यों यूज़ करा है, देखो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमने क्या देखा है यहाँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगनीज +2 से लेके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, जिसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +2, बिकॉज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में यूजुअली प्रेजेंट होंगे और अगर वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो उनके पास टेंडेंसी है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर वो अपनी इस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे और हाई टू लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कैसे जाएंगे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद ही वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मूव कर सकते हैं। अब इस मूवमेंट की वजह से ये जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये रिडक्शन शो करेंगे क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, और अगर ये रिडक्शन शो करेंगे विच मीन्स दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूजुअली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। So this was all about the oxidation state of transition elements. Now let's move on towards the next property, which is standard electrode potential. So our next property is trends in the metal for metal 2 positive to metal standard electrode potential. अब यहाँ metal 2 positive से metal का क्या मतलब है? देखो जब भी हम standard electrode potential की बात करते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करा था उसमें हमने देखा था कि हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स को कंसिडर करते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल्स का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से हमने यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स की रिप्रेजेंटेशन में
+2 स्टेट से 0 स्टेट में ट्रांसफर शो कर रहा है। बट हमें पता है कि ये क्या है, हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि मेटेलिक नेचर के होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर मेटेलिक नेचर के होंगे तो उनकी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, नॉट टू गेन इलेक्ट्रॉन। यानी उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, उनकी टेंडेंसी रहेगी कि मेटल 0 स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करे, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका वो नेगेटिव में आता है। अब हमें ये कैसे पता लगा, देखो जब भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं विच इज रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारे पास टेबल गिवन थी उसको स्टडी करते हैं। और उस टेबल में क्या गिवन था कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें बीच में हमारे पास हाइड्रोजन, इसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स हैं और इसके नीचे कुछ एलिमेंट्स हैं, और इन सारे एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल विच इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन होती है। अब यहाँ पर क्या बता रखा होता है कि जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज 0 वोल्ट्स, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात करें तो वहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, और हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव आता है। और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में हमने देखा था कि हमने इस तरीके से डिसाइड किया था, नेगेटिव मतलब बुरा, और कोई भी एलिमेंट अपनी नेगेटिव चीज की तरफ मूव नहीं करता, तो हमने बोला था नेगेटिव के मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल से तो रिडक्शन अच्छी शो नहीं करेगा, यानी यहाँ पर रिडक्शन अच्छी शो नहीं होगी। और वहीं पर जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो किसी के पॉजिटिव इफेक्ट्स की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, जो हमें एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या कहता है कि ये अच्छी चीज हो सकती है। तो अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं तो पॉजिटिव क्या होगा, वो अच्छी रिडक्शन शो करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन के जो ऊपर एलिमेंट्स है वो रिडक्शन शो करेंगे इन अ बेटर फॉर्म, और हाइड्रोजन के जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने की वजह से ज्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस शो करेंगे। और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे वहाँ हमें ऑक्सीडेशन शो होता है, तो हमारे पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अब हम यहाँ पर सीरीज वाइज अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को चेक करते हैं। सो उन वैल्यूज को ऑब्जर्व करने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है जो आपकी स्क्रीन पर भी विजिबल होगी, जिस टेबल में आपको 3D सीरीज की जो हमारे पास कैंडियम से लेके जिंक तक की सीरीज है उस सीरीज की आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है। सो जब आप अपनी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल को ऑब्जर्व करोगे जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगी, उस टेबल में आपको E0 वैल्यूज दिख रही होंगी आपकी सारी 3D सीरीज के एलिमेंट्स की। उस वैल्यू में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि हमारे पास जो जनरल ट्रेंड है E0 वैल्यूज का, वो टाइटेनियम से जिंक की तरफ हमारा कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, डिक्रीज शो कर रहा है। यानी हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रही है। पहले टाइटेनियम की -1.63 है, फिर वेनेडियम की -1.18 है, फिर क्रोमियम की -0.90। इस तरीके से हमें कॉन्स्टेंट डिक्लाइन ऑब्जर्व हो रहा है। बट ये जो कांस्टेंट डिक्लाइन है ये कहीं ना कहीं बीच में हमें क्या हो रहा है, इरेगुलरिटी ऑप्शन हमें शो कर रहा है। अब इरेगुलरिटी यहाँ पर क्यों शो हो रहा है, बिकॉज ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होते हैं, एक्सेप्शन। तो यहाँ E0 वैल्यूज में भी आपको यहाँ इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व हो रही है अपनी जनरल ट्रेंड में, और वो इरेगुलरिटीज आपको क्या ऑब्जर्व हो रही है। सबसे पहले तो हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि कॉपर में हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। सारे की सारी जो हमारी E0 वैल्यूज हैं हर एक हमारे पास एलिमेंट के लिए वो नेगेटिव वैल्यू है। बट जब हम किसी कॉपर की बात करते हैं, कॉपर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव E0 वैल्यू आ रही है। और वहां पर उसका रीजन क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो रीजन हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। प्लस हमें और क्या एक्सेप्शंस यहाँ ऑब्जर्व हो रही है। एक एक्सेप्शन हमें यहाँ पर मैंगनीज और जिंक के केस में मिल रहा है। जब हम मैंगनीज और जिंक की E0 वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर -1.18 और -0.76 आपको वैल्यूज मिल रही हैं। अब ये वैल्यूज अगर आप अपने प्रीवियस एलिमेंट्स के साथ थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि यहाँ डिक्रीज नहीं बल्कि कुछ इंक्रीज ऑब्जर्व हो रहा है। और हमारा जनरल ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा था कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रही है। ये जो हमारा इंक्रीज शो हो रहा है इसका क्या रीजन है, ये भी तो इरेगुलरिटी आ गई ना। तो मैंगनीज और जिंक ये दोनों एलिमेंट्स भी हमारे एक्सेप्शनल केस में आ गए। और तीसरा आपके पास केस आता है निकिल का। निकिल में आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो हमें डिक्रीज ही शो हो रहा है, तो यहाँ तो आज सच कोई इरेगुलरिटी शो नहीं हो रही। बट अगर आप यहाँ इस डिक्रीज को ऑब्जर्व करो जो कि -0.28 से -0.25 आया है, और बाकी जो एलिमेंट्स है आपके पास उनके अंदर डिक्रीज को ऑब्जर्व करोगे, तो उस डिक्रीज और इस डिक्रीज में आप जब कंपैरिजन करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर बहुत ही स्लाइट डिक्रीज हो रहा है। काफी कम आपके पास यहाँ आपको जो E0 वैल्यू वो डिक्रीज शो कर रहा है। बाकी सब में आपको एक प्रॉपर कंपेरेबल डिक्रीज आपको ऑब्जर्व हो रहा है। इसका भी आपको यहाँ पर एक स्पेशल केस ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें स्पेशली इसको स्टडी करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास 2-3 इरेगुलरिटीज है ये हमें क्यों ऑब्जर्व हो रही है। 1 बाय 1 हम सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉपर से।
जब हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर के अंदर क्या होता है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको इस कॉपर को कन्वर्ट करना है कॉपर +2 के अंदर। कॉपर +2 का मतलब है आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तो आपने इस 4s में से रिमूव कर दिया, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d10 4s0। लेकिन जब आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ताकि आपका वो जो कॉपर है वो +2 स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए आपको इस 3d10 कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, जिसको रिमूव करना डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करोगे, ये कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड डी सबशेल। तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, तो वो तो गलत चीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये इसके फर्दर ऑक्सीडेशन शो नहीं करना चाहता है। तो इस वजह से जो हमारे पास कॉपर के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, दैट इज पॉजिटिव इन नेचर। सो ये तो हो गया हमारे पास कॉपर का रीजन। अब बाकी एलिमेंट्स क्यों हमें एक डिफरेंट वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे मैंगनीज। मैंगनीज में ऐसा क्या हो रहा है, जब हम मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 3d5 4s2। जिस कॉन्फ़िगरेशन को आपको क्या करना है, इस मैंगनीज को मैंगनीज +2 स्टेट में कन्वर्ट करना है। अब अगर आपको मैंगनीज को +2 स्टेट में कन्वर्ट करना है, विच मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इस 4s में से रिमूव कर सकते हो। तो जैसे ही आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d5 4s1। जिस कॉन्फ़िगरेशन में आपको फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है, जिसको रिमूव करने के बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3d5 4s0। अब जब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को इससे पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंपेयर करोगे, तो आपको कंपैरिजन करने पर यह पता लगेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास जो डी सबशेल है दैट इज हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड का मतलब है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम जो ये कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 से आ रहे हैं, इससे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में मूव कर रहे हैं। तो मैंगनीज चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ताकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव कर जाए। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन को फेवर कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को फेवर कर रहा है। इस वजह से उसके पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है वो यूजुअल से हमें थोड़ी ज्यादा ऑब्जर्व होती है, बिकॉज इट इज फेवरिंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जब हम जिंक की बात करेंगे, तो जब हम जिंक की बात करते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करते हैं, इट इज आर्गन 3d10 4s2। तो यहाँ पर भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करोगे, तो जैसे ही आप इस जिंक को उसकी +2 स्टेट में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, और 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने का मतलब है कि अगेन यू आर अचीविंग अ फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि वो अचीव करना चाहता है, जिस वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने में हेल्प करेगा और फटाफट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिसका मतलब है कि उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू यूजुअल से आपको थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव ऑब्जर्व होगी। सो दिस वाज द रीजन फॉर मैंगनीज एंड जिंक। बट अभी भी हमारे पास एक एलिमेंट बचा है, विच इज निकल। अब आप बोलोगे कि मैम जब हम निकल की कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करते हैं, विच इज आर्गन 3d8 4s2, इस कॉन्फ़िगरेशन में जब हम इसको +2 कॉन्फ़िगरेशन में लेकर जाते हैं, निकल की +2 स्टेट में लेकर जाते हैं, उस टाइम पर हम जब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आती है इट इज 3d8 4s0। तो यहाँ पर जब हम निकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, निकल के केस में क्या हो रहा है, कोबाल्ट में आपको 0.28 ऑब्जर्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और वहीं निकल के केस में -0.25 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑब्जर्व हो रहा है। सो आपको काफी कम डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है। बाकी अगर आप एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करोगे, वहां पर आपको एक कंपेरेबल डिफरेंस मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स के बीच में। निकल में हमें ऐसी ऑब्जर्वेशन क्यों मिल रही है? अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो ऐसा कुछ स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने आ रही हो, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ निकल 2+ आ रही है, वो आ रही है 3d8। अब 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ना तो हमारी हाफ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ना ही फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। सो हम इस कंपाउंड में, यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल में निकल को किस तरीके से एक सिमिलर रिडक्शन बिहेवियर शो कर सकते हैं कोबाल्ट का, क्योंकि यहाँ पर अगर उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा डिफरेंस शो नहीं कर रहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कोबाल्ट की जैसी रिडक्शन शो कर रहा है। अब ये हम कैसे कंक्लूड करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, विच इज हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होता है कि हमारे पास एक एटम होता है जिसके सराउंडिंग में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस एटम के साथ इंटरैक्शन शो करते हैं। जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस एटम के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उस टाइम पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। निकल के केस में भी सेम चीज होती है। जब हम निकल को एक्वस मीडियम में कंसिडर करते हैं, वहां पर उस एक्वस मीडियम में निकल के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स गैदर हो जाते हैं, और वो इंटरैक्शन शो करने लग जाते हैं निकल के साथ। अब ऐसा जरूरी नहीं है बाकी एलिमेंट्स के साथ नहीं कर रहे, उनके साथ भी इंटरैक्शन शो कर रहे हैं, बट हाइड्रेशन एनर्जी का जो मेजर रोल है वो निकल के केस में आ रहा है।
ये सब ऑब्जर्वेटरी एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो यहाँ पर जैसे आप इस हाइड्रेशन एनर्जी को ऑब्जर्व करोगे, उससे आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलती है कि वो उसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को ज़्यादा डिक्रीज नहीं होने देता, यानी उसको ज़्यादा ऑक्सीडेशन की तरफ मूव नहीं करवाता। वो उसको रिडक्शन साइड पर ही रखने की कोशिश करता है कि तू भी रिडक्शन ही शो कर कोबाल्ट के जैसे, क्योंकि तू क्या कर रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कर रहा है। सो इस वजह से हमें निकल में सिमिलर कोबाल्ट के जैसा ही इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑब्जर्व होता है, काफी कम डिफरेंस ऑब्जर्व होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। सो इसी वजह से हमें निकल के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में भी एक डिफरेंट बिहेवियर ऑब्जर्व होता है। सो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जब भी हम किसी ट्रांजिशन एलिमेंट को कंसिडर करते हैं और उसके 0 स्टेट से उसे +2 स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें वो यूजुअली ऑक्सीडेशन शो करता है, और ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट कॉपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। और वो हमें पता भी है क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स के अंदर टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और 4s कन्फिग्रेशन के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज भी कर देते हैं। ये हम स्टार्टिंग से अभी चैप्टर में स्टडी करते ही आ रहे हैं। बट अगर हम इसके अंदर फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करने की कोशिश करें, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, वो +3 भी शो कर सकते हैं और इससे हायर भी शो कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर +2 से +3 की तरफ मूव करना चाहें, यानी कि अगर हम यहाँ +2 कन्फिग्रेशन से उसे +3 की तरफ लेके जाएंगे, तो जिसका मतलब है एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने का मतलब है अब हम यहाँ पर एलिमेंट की +2 स्टेट में ऑक्सीडेशन शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तब भी सारे एलिमेंट्स इस रिएक्शन को फेवर करेंगे? तब भी क्या हमें सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी? उसको ऑब्जर्व करते हैं अब। सो जैसे हमारा प्रीवियस टॉपिक था, सिमिलरली अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रेंड्स इन द मेटल +3 to +2। यहाँ पर हमारे पास +2 to +3 0 था, अब यहाँ +3 to +2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जहाँ पर हम यहाँ +2 से +3 कन्फिग्रेशन में जब जा रहे हैं, तो उस टाइम पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का क्या ट्रेंड होगा इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो अगेन जब हम यहाँ पर +2 से +3 कन्फिग्रेशन में जाने के लिए जब ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज होते हुए इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के टेबल को ऑब्जर्व करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो उस टेबल में जब आप सारी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जब हम इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स को चेक करते हैं विद द प्रीवियस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स जो हमने +2 से +0 में देखी थी, उस केस में हमें जो ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं उसमें जो नेगेटिव वैल्यू है वो थोड़ी कम नेगेटिव है। विच मीन्स अगर हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले कि हमें 0 से +2 स्टेट जाने के लिए -4 वोल्ट्स मिल रहा था, लेकिन अगर हम वही चीज़ उसी एलिमेंट के लिए जब हम +2 से +3 कन्फिग्रेशन में जा रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें उसकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू -1 मिल रही है, विच मीन्स एक काफ़ी कंपैरेबल डिफरेंस मिल रहा है आपको। अब वो कंपैरेबल डिफरेंस का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ये मेटेलिक नेचर के एलिमेंट्स जो हैं ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुके हैं। अब यूजुअली जो एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी नहीं रहती कि वो +3 स्टेट में जाएं, वो वही एलिमेंट्स अपने +3 स्टेट्स में जाने की कोशिश करेंगे जिनके पास +3 स्टेट में मूव करने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, या फिर वो उस +3 स्टेट से आगे फर्दर किसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं। सो जब हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन ये मिलती है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, कुछ तो एलिमेंट्स इसमें एक लोअर नेगेटिव वैल्यू शो कर रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहे हैं। जिन पॉजिटिव वैल्यूज़ में से भी कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव शो कर रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स एक लोअर पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहे हैं। सो लोअर नेगेटिव वैल्यू का तो हमें समझ में आ गया कि वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब है वो ऑक्सीडेशन शो तो कर रहे हैं, बट वो फर्दर और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखते, वो कोशिश नहीं करते कि एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया जाए। बस उनका ये रहता है कि अगर उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इस वजह से उनको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती, थोड़ी एक लो नेगेटिव वैल्यू में वो लूज कर देते हैं, एक अच्छी ऑक्सीडेशन, रीजनेबल ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। बट जो एलिमेंट्स पॉजिटिव रिएक्शन शो कर रहे हैं, मीन्स पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स की वैल्यू शो कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज में आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि आपको +1.57 पोटेंशियल ऑब्जर्व हो रहा है। मैंगनीज का इतना हाई पोटेंशियल ऑब्जर्व होने का क्या रीज़न है? अगेन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी हमने देखी थी 3d5 4s2। अब इस कन्फिग्रेशन में अगर आपको इसे +2 से +3 में लेकर जाना है, +2 में लाने तक तो आपने देखा कि ये अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फेवर करता है क्योंकि ये एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है। बट अब हमें पता है कि जब हम इसे +3 स्टेट में लेकर जाएंगे तो हमें इस 3d5 में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा।
जिसको रिमूव करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी स्टेबिलिटी में, और इस स्टेबिलिटी को वो लूज नहीं करना चाहेगा। इस वजह से जो मैंगनीज है वो फर्दर +2 से +3 में जाने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर आप उसको फर्दर मूव करवाते हो तो वो तभी मूव करेगा जब आप उसको फर्दर अपने सामने से एनर्जी दोगे, यानी अपनी जेब से पैसे लगाओगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस वजह से हमें मैंगनीज के केस में व्हेन इट मूव्स फ्रॉम +2 टू +3 एक पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू ऑब्जर्व होती है। अब आप बोलोगे कि ठीक है मैम, मैंगनीज का तो केस समझ में आ गया, बट अब हम आयरन का क्या करें? जब हम आयरन के केस को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर भी हमें +0.77 वोल्ट मिल रहा है, जबकि अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करें तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d6 4s2। और इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हमें आयरन को उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जाना है, विच मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वो 4s2 में से रिमूव कर देगा और थर्ड इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करेगा 3d6 में से, यानी कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी फाइनली वो आएगी 3d5 एंड 4s0। तो जिसका मतलब है कि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, तो इसको तो ऑक्सीडेशन फेवर करना चाहिए, और ऑक्सीडेशन फेवर करने का मतलब एक नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, बट वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आ रही है। अब इसका क्या रीजन है? इसका अगेन वही रीजन है कि आयरन चाहता है कि वो उस +3 स्टेट तक जाए, क्योंकि उसे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है +3 स्टेट में जाने के बाद, बट बात वही है कि वो +2 से जब +3 में मूव कर रहा है तो वो ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका है। वो नहीं चाहता कि वो अपने और इलेक्ट्रॉन्स को छोड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी जेब में पैसे हैं, आपके पास 100 रुपए थे, उनमें से अगर आपने 30 रुपए खर्च दिए तो आप चाहोगे कि और 20 रुपए खर्चे जाएं। आप यही चाहोगे ना कि मेरे 20 रुपए बचे रहे। हर बार अगर मान लो आप किसी फ्रेंड के साथ जाते हो और आपके पास 20 रुपीज एक्स्ट्रा बचने के चांस होते हैं, तो आप क्या कोशिश करोगे? नहीं, मैं अपने पैसे बचा के रखूं। तो सेम चीज आयरन के साथ हो रही है। उसको पता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो स्टेबल स्टेट में जाएगा। जैसे आप अगर पैसे दे भी दोगे तो आपको घर पे डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने काम के लिए पैसे दिए, लेकिन अगर आप उनको बचा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर चीज आयरन के साथ है, वो देना तो चाहता है कि उसके पास उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट अगर वो बचा भी लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वो +2 से +3 में मूव कर रहा है तो स्टेबिलिटी अचीव करने के चक्कर में वो थोड़ी सी हेल्प कर देता है, जिस वजह से उसकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज्यादा पॉजिटिव ना होकर एक लोअर पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं। जबकि अगर हम मैंगनीज की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, वो वैल्यू हमारे पास कितनी थी? +1.57 वोल्ट्स, जो कि एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है एज कंपेयर टू आयरन, जिसमें आपको इसका कंपैरेबल डिफरेंस से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर मैंगनीज बिल्कुल फेवर नहीं करता कि वो +3 में चला जाए, जबकि आयरन यहाँ पर अपनी स्टेट को मूव करने के लिए थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस देता है कि ठीक है, मुझे थोड़ी एनर्जी दो, मैं चला जाऊंगा। सो इसी वजह से आयरन में आपको एक लोअर पॉजिटिव वैल्यू ऑब्जर्व होती है, एंड सिमिलर केसेस विद कोबाल्ट। So this was all about the trend of standard electrode potentials in the d block elements, जब आप 0 से +2 स्टेट में जा रहे हो और जब आप +2 से +3 स्टेट में जा रहे हो। अब जो आज हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल गिवन है। सो लेट्स डिस्कस उस एग्जाम्पल में क्या पूछा हुआ है। सो एग्जाम्पल 4.3 में क्या पूछा हुआ है? नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको वो ट्रांजिशन एलिमेंट बताना है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। सो जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी करा था तो उस टाइम हमने एक टेबल ऑब्जर्व करी थी, जिस टेबल से हमें क्या पता लग रहा था कि हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं, और दोनों के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर थे। जब आप अपने टेबल को दोबारा से ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिमिलर ऑब्जर्वेशन मिलेगी, और उसका रीजन हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सो वो एलिमेंट्स हमारे कौन से थे? हमारे पास वो एलिमेंट्स थे स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 था, और दूसरा एलिमेंट था हमारे पास जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर 30 था। तो स्कैंडियम और जिंक जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ सिंगल शो करते हैं, विच मीन्स दे डोंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें स्कैंडियम हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था और जिंक हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था। तो हमारे पास ऐसे दो एलिमेंट्स थे ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी, जिसमें हमारे पास ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे थे, इनके पास अपनी एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करोगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम लूज कर देता है तो वो एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर जिंक लूज कर देता है तो वो फुल्ली फिल्ड डी सबशेल की कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है, यानी दोनों ही स्टेबल कन्फिग्रेशन में पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल 4.4 में क्या पूछा हुआ है? वाई इज क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एंड मैंगनीज +3 ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कन्फिग्रेशन।
अब यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जब हम क्रोमियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करते हैं और मैंगनीज +3 की कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करते हैं, दोनों ही केसेस में हमें D4 कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, विच मीन्स दोनों ही हमें 3D4 कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। बट जब हम इसके नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग नेचर का होता है, विच मीन्स ये क्या करेगा, दूसरे वाले को रिड्यूस और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। और मैंगनीज +3 ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, विच मीन्स ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले हम क्रोमियम की बात करते हैं। जब हम क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम के केस में क्या हो रहा है, क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग नेचर का है, विच मीन्स क्रोमियम खुद क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, तभी तो वो रिड्यूसिंग नेचर की तरह एक्ट करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। सो ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में जा रहा है, जिसमें वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अब यहाँ +2 से +3 में जाने का मतलब है कि जो ऑलरेडी D4 कॉन्फ़िगरेशन में था वो D4 से D3 में जा रहा है, जिसका मतलब है कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जिस कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, अगर वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी तभी तो वो ऑक्सीडेशन शो करेगा और रिड्यूसिंग रिएक्शन सामने वाले की दिखाएगा। अब यहाँ पर देख के आपको सबको एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम यहाँ D3 कॉन्फ़िगरेशन तो हमारी स्टेबल होती ही नहीं है। बट अब आपने नेक्स्ट चैप्टर में जब आप स्टडी करोगे विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो आपको पता लगेगा जो D3 कॉन्फ़िगरेशन है ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इस केस में हमें हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल्स मिलते हैं। T2G ऑर्बिटल्स की हाफ फिल्ड स्टेट मिलती है। अब हाफ फिल्ड स्टेट ऑफ T2G ऑर्बिटल्स क्या है, आपको हाफ फिल्ड तो समझ आ गया होगा कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करे हैं, बट ये T2G स्टेट क्या है। सो अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखो कि हमारे पास जो D सबशेल होता है ये फर्दर स्प्लिट होता है T2G और EG ऑर्बिटल्स में, जिसमें T2G में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और EG में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर आपका कहीं D6 कॉन्फ़िगरेशन हो और उस D6 कॉन्फ़िगरेशन में T2G 6 बन रहा हो तो वो स्टेबल शो करेगा, और अगर ये T2G 3 भी बनेगा तब भी स्टेबल शो करेगा, क्योंकि यहाँ फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगी। सो D3 में हमें T2G 3 ऑब्जर्व होता है, इस वजह से हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसकी और ज़्यादा डिटेल्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगी, अभी बस इतना ही ध्यान रखना कि D3 में T2G हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आती है जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, विच मीन्स ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। अगर ऑक्सीडेशन शो करेगा तो ये रिड्यूसिंग नेचर का होगा, सामने वाले एलिमेंट को रिड्यूस करेगा। अब जब हम मैंगनीज +3 की बात करते हैं तो मैंगनीज +3 कैसा शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, विच मीन्स कि दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होने का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करने के बाद ये मैंगनीज +2 स्टेट में जाएगा, जिसमें ये D4 कॉन्फ़िगरेशन से D5 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। और इस कॉन्फ़िगरेशन से जब मूवमेंट हो रही है तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि D5 कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं कि इसकी जो रिडक्शन रिएक्शन है वो एक बेटर रिएक्शन है। और अगर ये रिडक्शन पॉजिटिवली शो करेगा, मतलब एक अच्छी रिएक्शन शो कर रहा है इन केस ऑफ रिडक्शन, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। सो इसी वजह से आपके पास यहाँ क्रोमियम और मैंगनीज दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में होने के बावजूद डिफरेंट नेचर शो करते हैं या डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल 4.4 एंड विद दिस योर टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड, जिसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टीज को स्टडी करा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टडी करा और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स के ट्रेंड को भी स्टडी करा इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।